क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि बच्चे में कैंसर है और उसको डिटेक्ट करना चाहिए? एक ट्यूमर होता है रेटाइनोब्लास्टोमा, जो आंख का ट्यूमर होता है। तो उसमें बच्चे की आंख सफ़ेद नजर आएगी बिल्ली की तरह। मैम, वेरी कॉमन प्रॉब्लम, बच्चे काफ़ी एज तक अपने बेड को वेट करते हैं, बेड गीला करते हैं, क्या रीज़न है? सो बेड वेटिंग के बहुत कारण हैं और इसको कुछ बुरी तरह नहीं लेना चाहिए। जो कैम्बल किताब है यूरोलॉजी की, वो कहती है कि बेड वेटिंग 15 साल की उम्र तक नॉर्मल है। तो बच्चे को ह्यूमिलिएट नहीं करना, वंस और ट्वाइस एपिसोड्स हुए तो कोई चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर शिल्पा, आजकल की जो दुनिया है टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, इवन जो बच्चों की क्लासेस हैं वो भी फ़ोन पे होने लग गई है, वो अपना जो फ्री टाइम है वो भी मोबाइल पे लगाते हैं। सो क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है वो बच्चों के ऊपर? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आजकल की दुनिया में यही चल रहा है और पेरेंट्स भी वरीड हैं कि कैसे रोका जाए, क्योंकि शुरू में तो उन्होंने आदत डाल दी अपनी कन्वीनियंस देख कर कि खाना चलो नहीं खा रहा है तो फ़ोन दिखा दो और बच्चा को खाना खिला। हमारी ओपीडी में भी बच्चे आते हैं, रो रहे होते तो पेरेंट्स सीधा फ़ोन निकालते हैं। ADHD कुछ अर्ली सिम्टम्स भी होते हैं इस प्रॉब्लम के? हाँ, ADHD बहुत अर्ली सिम्टम्स भी होते हैं। बच्चे का ध्यान नहीं लगता, कंसंट्रेशन कम रहती है। अगर आप उस बच्चे को पढ़ने बैठाएंगे तो वो 2-4 शब्द लिख कर आपको बोलेगा मैं पानी पीने जा रहा हूँ। मतलब ADHD में कंसंट्रेशन, जैसे आपने बोला कि वो पढ़ाई से बचना चाह रहा है, लेकिन हर चीज़ में उसका रेगुलरिटी नहीं रहेगी। मतलब वो बैठे बैठे भी उठ जाएगा, ही विल नॉट बी एबल टू सिट एट वन प्लेस। मैंने रिसेंटली ये बहुत पॉपुलर हो रहा है कि अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो आपका वजन बढ़ता है, आपकी डाइजेशन भी इम्पैक्ट स्लो होता होती है, हाँ। सब चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, आप शैलो ब्रीदिंग करना शुरू कर देते हैं। आप सोचते हैं इतने से ही काम चल जाएगा। शैलो ब्रीदिंग होती है तो वो एक साइकिल बनाती है, टैकीकार्डिया हो जाएगा। सो आपका बॉडी फंक्शन अब नॉर्मल रहेगा। आपकी एनफ ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही, ना ब्रेन में पहुंच रही है, ना डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में पहुंच रही है। डिस्ट्रिक्ट में मैं काम करती थी तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आते थे जिनको सर्जरी की ज़रूरत थी और वो सुविधा वहाँ पे नहीं थी इतनी। तो मैं उन बच्चों का डायग्नोसिस बना के एक्सरे करके PGI चंडीगढ़ भेजती थी। लेकिन वहाँ के लोग लेके नहीं जाते थे बच्चे को। जब वापस आते थे बोल देते थे हमने कुएं में डाल दिया, बच्चा तो मर गया। Thank you so much, Dr. Shilpa, for doing this for us. And I would like to welcome you to this show. The show name is For the Better. And we are hoping कि इस शो में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करें जिससे लोगों को हेल्प मिले, उनकी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाए। सो आपको क्या मोटिवेट किया इस फील्ड में आने के लिए? So basically I'm a pediatric surgeon. Pediatric surgeon is a doctor who does surgery in children. तो पीडियाट्रिक सर्जरी बेसिकली वो डॉक्टर्स होते हैं जो बच्चों के ऊपर ऑपरेशन करते हैं। मतलब बच्चों के ऊपर ऑपरेशन तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है। जनरल सर्जरी करने के बाद आपको सुपर स्पेशलिटी में कोर्स करना होता है। जब मैंने जनरल सर्जरी करी थी तो मेरा बड़ी इच्छा थी कि मैं गाँव में जाके काम करूँ, गरीब जनता की सेवा करूँ। तो मैं गई भी थी गाँव में काम करने। तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चे आते थे जिनको सर्जरी की ज़रूरत थी और वो सुविधा वहाँ पे नहीं थी इतनी। तो मैं उन बच्चों का डायग्नोसिस बना के एक्सरे करके PGI चंडीगढ़ भेजती थी। लेकिन वहाँ के लोग लेके नहीं जाते थे बच्चे को। जब वापस आते थे बोल देते थे हमने कुएं में डाल दिया, बच्चा तो मर गया। तो फिर मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये तो इनको तो चाहिए पीडियाट्रिक सर्जरी की बहुत ज़रूरत है, हमें एक गाँव में ज़रूरत है। तो फिर मैंने सोचा मैं MCH पीडियाट्रिक सर्जरी करूँगी। तो फिर मैंने पीडियाट्रिक सर्जरी करने का निर्णय लिया। फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें बैठते हैं, फिर 3 साल का कोर्स और करा। ओके, सो किस तरह की सर्जरीज होती थी वो? पीडियाट्रिक सर्जरी मतलब बच्चों में सर्जरी। तो इसके कारण काफ़ी हो सकते हैं। बच्चा पैदा होते ही कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जो जिन बच्चों की मैं बात कर रही हूँ जिनको वो लेके नहीं जाते थे। जैसे खाने की नली और सांस की नली मिली हुई है, तो उस बच्चे को अगर आप दूध पिलाएंगे तो वो दूध सारा फेफड़े में जाएगा, निमोनिया होएगा बच्चा। दूध तो पेट में जाएगा नहीं तो बच्चा तो बड़ा हो ही नहीं सकता और निमोनिया से इन्फेक्शन होगा, झाग निकलेगा मुंह से, इन्फेक्शन से ही मर जाएगा। इसलिए वो खाने की नली और सांस की नली अलग अलग करनी होती है। ये ऑपरेशन काफ़ी मुश्किल होता है, छाती के थ्रू ऑपरेशन होता है। छाती खोलकर वो जो कनेक्शन है उसको हटा के जो नीचे नली पड़ी हुई है उसको लेके ऊपर वाली जो नली बंद है उसके साथ जोड़नी पड़ती है। तो खाने की नली बनानी पड़ती है और जो सांस की नली से जुड़ावट थी उसको हटाना पड़ता है। एंड दैट टू फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी? हाँ, बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी होते हैं। इनमें कईयों के वजन तो बहुत ही कम होता है, 1 किलो 1.5 किलो। तो इसमें सबसे छोटा बच्चा जो मैंने किया वो 720 ग्राम का था। इतने छोटे बच्चे का, मतलब कितनी कॉम्प्लिकेटेड वो सर्जरी होती होगी, आई कैन इमेजिन। और वो तो मतलब उस बच्चे को भी आप बेहोश करके ऑपरेशन हाँ, पूरा बेहोश करके। तो अगर ये जानकारी उसी टाइम मिल जाए जब बच्चा पैदा हो, तो बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं वो नली डालते हैं, खाने की नली डालते हैं कि वो नली पूरी जा रही है कि नहीं। जब अगर रुकावट होती है तो वो थोड़ा 10 सेंटीमीटर तक जाके रुक जाती है।
तो फिर वो डायग्नोसिस हो जाता है। तो उस बच्चे को दूध ना दिया जाए। अगर ये डायग्नोसिस हो गया तो बच्चे को दूध नहीं नहीं देकर नर्सरी में रख के सीधा ऑपरेशन के लिए ले जाना चाहिए, जब वो मेंटेन हो जाए उसका टेम्परेचर वगैरह। ओके। एंड इसके अलावा जैसे कुछ आई थिंक ऑर्गन्स भी ठीक से डेवलप नहीं होते, उससे रिलेटेड भी हाँ, सर्जरी तो आप ये जैसे ईसोफेगस का हो गया, खाने की नली का, ऐसे आंत होती है पूरी, तो आंत में भी कहीं पे भी रुकावट हो सकती है, उसको अट्रीजिया बोलते हैं। ओके। छोटी आंत के किसी भी पार्ट में रुकावट हो सकती है। फिर नीचे आ जाएँ तो लैट्रिन के रास्ते में रुकावट हो सकती है। कई बच्चों का लैट्रिन का रास्ता ही नहीं बना होता, तो वो जब बच्चे को मोड़ के देखते हैं तो देखते हैं, अरे इसको तो लैट्रिन का रास्ता ही नहीं बना हुआ। तो इस बच्चे को दूध पिलाते रहेंगे तो उसका पेट फूलता रहेगा, हाँ। तो उसको भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, रास्ता बनाना पड़ता है। तो ये तो हो गई जब पैदाइशी बीमारियाँ। इसके अलावा जो बड़ों को बीमारियाँ होती हैं वो बच्चों को भी हो सकती हैं, जैसे कि पथरी हो गई, चोट लग गई, अपेंडिक्स हो गया, इन्फेक्शन हो गया, आंतों में इन्फेक्शन हो गया या कोई कैंसर हो गया। तो ये एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं जो बड़ों को भी होती है, पर वो बच्चों को होंगे तो वो बच्चों के डॉक्टर ही ऑपरेट करेंगे ओके। 18 साल तक। अगर एज ग्रुप की बात करें तो कौन-सी एज के बच्चों को पीडियाट्रिक सर्जरी में आप बोलेंगे कि ये एज ग्रुप जो है वो पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए है? तो पहले जो एज ग्रुप थी 0 से लेकर 12 साल तक थी, ओके। और धीरे-धीरे एज ग्रुप बढ़ती गई है। तो 12 से 14 हुई, एम्स की बात करूँ तो। अब 0 से 18 साल तक पीडियाट्रिक सर्जरी वाले ऑपरेट कर सकते हैं। और कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो कंजेनाइटल ही होती हैं, और वो पीडियाट्रिक सर्जन ही उसके बारे में ज़्यादा जानकारी जानता है। तो जब ये बच्चे बड़े हो जाएँ, अगर एडल्टहुड में भी पहुँच जाएँ, जैसे कि यूरिन के रास्ते की प्रॉब्लम्स होती हैं, और लड़का है या लड़की है उनको एक तरफ करने की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं तो भी उनको पीडियाट्रिक सर्जन ही देखेगा तो बेटर रहेगा। अगर किसी छोटे शहर में पीडियाट्रिक सर्जन ना हो और बच्चा 10-12 साल से बड़ा हो और कोई ऐसी बीमारी हो जैसे अपेंडिक्स है, जो जनरल सर्जरी वाले भी काफ़ी करते हैं, तो वो जनरल सर्जन से ऑपरेट करा सकते हैं इमरजेंसी में। आपने बोला लड़का या लड़की एक तरफ, उसका क्या मतलब हुआ? और हिजड़ा कम्युनिटी जो होती है, ओके। तो उनको अगर जब पैदा होते हैं अगर डायग्नोसिस हो जाए उनका, तो उनका इलाज होता है, और काफ़ी सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, मतलब वो पैदा वो सिर्फ़ हार्मोन की प्रॉब्लम होती है। ओके, सो वो ट्रीटेबल है। हाँ, ट्रीटेबल है। ओके। एंड उनके ऑर्गन्स भी फिर बन ऑपरेट किए हाँ, जाते हैं? ऑपरेट हो जाते हैं। जैसे जो एक होता है कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, जो कि काफ़ी कॉमन होता है, आधी तो वही होते हैं। तो वो नॉर्मल लड़कियाँ होती हैं, पर उनके अंदर मेल हार्मोन बढ़ जाता है जब वो माँ के पेट में थी। तो उसके कारण थोड़ी-सी गड़बड़ होती है जब वो पैदा होती हैं। अगर वो टाइम से डायग्नोस हो जाए, उनको ट्रीटमेंट दे दें, दवाई दे दें, हार्मोन की दवाई दे दें जो उनमें कम है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। कइयों को तो सर्जरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और कइयों को जो प्रॉब्लम बनी है, जो थोड़ा-सा आकार में प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाती है, और उनके आगे जाके शादियाँ भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। ओह! ओके। सो आज हम आई थिंक मेजरली हम बात करेंगे यूरिनल प्रॉब्लम्स की। सो सबसे ज़्यादा जनरल प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं या किस तरह की जनरल प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों में? तो मैं एज वाइज़ बताती हूँ। जब बच्चा पैदा होता है, उसके पेशाब के रास्ते में, खासकर लड़कों के पेशाब के रास्ते में, एक छल्ली बनी हो सकती है अंदर, जिसके कारण रुकावट होती है यूरिन की धार बनने में। तो बच्चा यूरिन स्ट्रीम में करेगा ही नहीं, वो टप-टप करके यूरिन करेगा, और वो यूरिन पूरा नहीं निकलेगा तो ब्लैडर भर जाएगा। जब ब्लैडर भर जाएगा तो पीछे बैक प्रेशर करेगा, तो वो प्रेशर पूरा गुर्दों पे जाता है। तो उसके गुर्दों के अंदर भी प्रॉब्लम हो जाती है। जब वो बच्चा माँ के पेट में था, तब से ये प्रॉब्लम होती है। तो काफ़ी जटिल बीमारी है ये, इसलिए जब भी बच्चा पैदा हो, हर माँ को अपने बच्चे की यूरिन की धार ज़रूर देखनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायपर में कर रहा है, नहीं गीला हो गया, ठीक है। तो उसको करते हुए वो कार्यक्रम देखें कि हाँ, ठीक से कर रहा है, टप-टप तो नहीं निकल रहा, धार आ रही है कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। एक ये प्रॉब्लम होगी रुकावट की प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई पथरी, जैसे बड़ों को पथरी बनती है, बच्चों को भी पथरी बन सकती है। बच्चे पानी कम पिएँ, या कुछ ऐसे एरिया में रह रहे हों जहाँ पे हार्ड वाटर हो, जो स्टोन फॉर्मिंग एरिया हो, तो उनको भी पथरी हो सकती है। और उनकी किडनी के अंदर सूजन हो सकती है, पैदाइशी सूजन। तो किडनी के अंदर सूजन होती है तो वो यूरेटर जो नली होती है, किडनी से यूरिन लेके जाती है ब्लैडर तक, वो उसमें थोड़ी सिकुड़न होती है। तो वो सिकुड़न कई बार अपने आप ठीक हो जाती है, और कई बार वो प्रॉब्लम करती है, मतलब रुकावट ज़्यादा करती है। रुकावट ज़्यादा करेगी तो किडनी फूल जाएगी गुब्बारे की तरह, तो हमें सर्जरी करके उसको ठीक करना पड़ता है। ओके। सो ये प्रॉब्लम्स क्या प्रेग्नेंट होने के टाइम पे, जैसे मदर है, हुँ, प्रेग्नेंट हुँ। है, उस टाइम पे प्रॉब्लम्स डिटेक्ट की जा सकती है? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि आजकल अल्ट्रासाउंड आ गया है, तो ओके। अल्ट्रासाउंड से वो बच्चे का भी पूरा आकार देखते हैं। टाइम से अल्ट्रासाउंड अगर करा जाए और बच्चा विज़िबल हो, उसकी पीठ ना आ रही हो अल्ट्रासाउंड के सामने, तो आराम से वो किडनीज़ देख सकते हैं, और ब्लैडर भी देख सकते हैं,
उसकी यूरेथ्रा में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, उसके कारण वो भी देख सकते हो। उसमें की होल अपीयरेंस आता है, नहीं तो ब्लैडर फूला हुआ नज़र आएगा। तो थोड़ी देर बाद फिर देखें, आधे घंटे बाद ब्लैडर खाली हुआ है कि नहीं। अगर किडनी में सूजन आ रही तो वो तो बहुत स्पष्ट दिखती है कि हाँ, इसकी किडनी थोड़ी फूली हुई है नॉर्मल के अनुसार। और अल्ट्रासाउंड की बात करें तो किस टाइप का अल्ट्रासाउंड बेनिफिशियल होता है इस केस में? लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कहते हैं, ओके। क्योंकि वो प्रेगनेंसी की बीमारियों को देखने के लिए होता है। थोड़ा-सा ज़्यादा आधुनिक होता है वो। उसके में अगर कोई बीमारी निकलती है तो फिर लेवल 3 मतलब 3D अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं, तो जिसमें पूरा डॉक्टर्स इनिशियल स्टेज में रिकमेंड करते हैं जैसे जब हाँ जी। प्रेग्नेंट होते हैं? 16 टू 20 वीक्स के बीच में ये अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी होता है। ओके। मिस नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ी देर से कराएँगे तो फिर वो बहुत बीमारियाँ मिस भी हो सकती हैं। और वो जैसे 20 वीक्स हमारे एमटीपी का टर्मिनेशन पीरियड 20 वीक्स है इंडिया में। तो अगर पहले डायग्नोस हो तो हम उसका डिसीजन ठीक से ले पा सकते हैं, पेरेंट्स भी, कि उनको ये बच्चा रखना है कि नहीं रखना। क्योंकि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो आगे जाके अच्छी नहीं होती बच्चे के लिए, उसके जीवन इतना सुखद नहीं बीतता, तो वो पहले से पेरेंट्स डिसाइड कर सकते हैं। और कुछ मामूली होती हैं जो हम बता सकते हैं, जैसे किडनी का सूजन में कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ी बहुत सूजन है तो वो ऑपरेशन होकर ठीक हो जाती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उस बच्चे को वो आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों गुर्दों में ही सूजन है या फिर यूरेथ्रा की प्रॉब्लम है, जिसको पोस्ट यूरेथ्रल वाल्व कहते हैं, तो फिर वो जटिल बीमारी है। क्योंकि ये बच्चे अगर बच भी जाते हैं तो आगे जाके इनकी किडनी में डैमेज होता है और 10-11 साल में प्रॉब्लम भी हो सकती है, किडनी की फेल भी हो सकती है। सो मैम अगर बात करें न्यूबॉर्न बेबीज की, सो किस तरह की यूरिनल एनोमलीज या फिर बोले विकृतियां बच्चों में देखी जाती हैं? तो जब बच्चा पैदा होता है उसकी यूरिन की धार देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार उसके यूरिन के रास्ते में रुकावट होती है, खासकर लड़कों के। वो लड़कों की रुकावट बहुत डेंजरस हो जाती है, क्योंकि किडनी को डैमेज करती है। बच्चे के जो पेशाब की थैली होती है वो कई बार मोटी होती है, तो माँ को लगेगा कि बच्चे के ऊपर पेट में कोई सूजन है। वो सूजन नहलाते वक्त भी वो नोटिस कर सकती हैं। दूसरा, किडनी की प्रॉब्लम अगर होती है, किडनी में अगर सूजन होती है तो वो भी माँ को एक लंप की तरह फील हो सकता है कि यहाँ पे कोई अंदर गुब्बारा टाइप कुछ है। तो ये चीज़ें माँ को ज़रूर देखनी चाहिए जब बच्चा पैदा हो, कि मेरा बच्चा स्वस्थ है, पेशाब की धार ठीक से कर रहा है, सामने उसका रास्ते में रुकावट तो नहीं है। और कई बार रास्ता ठीक से बना भी नहीं होता, टिप पे होने की बजाय नीचे की तरफ बना होता है, ये काफ़ी कॉमन है। इसको हाइपोस्पीडियस बोलते हैं। तो पेशाब का जो रास्ता है वो सामने टिप पे होने की बजाय नीचे होता है। तो देखना चाहिए पेरेंट्स को, क्योंकि छोटा-सा लिंग होता है बच्चा का, तो उठा कर देखना चाहिए कि मेरा बच्चा नीचे से बिल्कुल ठीक है, चमड़ी पूरी बनी हुई है कि नहीं, रास्ता ऊपर से नीचे तो नहीं है। क्योंकि इसकी भी सर्जरी होती है, इसकी सर्जरी तो जल्दी नहीं करते, पर हाँ, पता होना चाहिए कि इसको ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। ओके। सो ये अगर प्रॉब्लम होती है तो इसकी सर्जरी करके ट्रीट किया जा हाँ, सकता 100% ट्रीटेबल है वो, और इसकी इंसिडेंस बहुत कॉमन है। 1 इन 300 बॉयज़ को ये प्रॉब्लम होती है, है? इतना कॉमन है? इतना कॉमन है। फादर सन दोनों को भी हो सकती है। तो जिस फादर को ये हो उसको तो ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि मेरे बेटे को तो नहीं है। ओके। कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से सर्जरी हो जाती है, ठीक हो जाते हैं। सो जैसे आपने बताया अभी कि सो यूरिन की जो पेशाब की जो धार है वो अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो यानी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है उसमें? जैसे रुक-रुक के आती है वो। एक तो छल्ली हो गई, वो छल्ली को आराम से दूरबीन से कट सकते हैं। पेशाब के रास्ते में एक पतली सी दूरबीन चली जाती है और उसको ऐसे हम लोग फलग्रेट कर देते हैं, वो ठीक हो जाती है। सो ओके। इलाज बहुत सिंपल है, लेकिन डायग्नोसिस टाइम से होना चाहिए। एक तो ये कारण हो गया, और अगर बच्चा बड़ा हो गया, उसको यूरिन में अगर पथरी होएगी छोटी-मोटी, तो वो भी ऐसे ही रुकावट करके उसको पेश आएगी। और उसकी किडनी में अगर इन्फेक्शन होगा, बच्चे को अगर यूरिन इन्फेक्शन है, तो भी उसके यूरिन में रुकावट आएगी, क्योंकि बच्चे को दर्द होगा यूरिन करते वक़्त, तो वो रुक जाएगा करते-करते, या उसको बर्निंग सेंसेशन होगी। तो यूरिनरी इन्फेक्शन अगर होती है बच्चे को, वो लड़कियों में भी बहुत कॉमन है। तो कई बार एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशाब का जो बहाव है, वो बाहर जाने की बजाय वापस बैक किडनी पे जा रहा होता है, जिसको रिफ्लक्स कहते हैं। तो उसमें ब्लैडर से जब बच्चा यूरिन करता है, तो आधा यूरिन नीचे जाता है और आधा यूरिन बैक किडनी पे जाता है। तो इन बच्चों को इन्फेक्शन बहुत कॉमन होती है। तो अगर कोई लड़की है जिसको बार-बार यूरिन में इन्फेक्शन हो रही है, उनको अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए कि इनके पीछे बैक किडनी में तो कोई चेंजेस नहीं है, किडनी में सूजन तो नहीं आ गई, यूरेटर जो नली होती है किडनी से ब्लैडर तक, उसमें कोई सूजन तो नहीं आ गई, उसको रिफ्लक्स बोलते हैं। क्योंकि बड़ों के तो किडनी प्रॉब्लम्स हमने सुने हैं, बच्चों में किस तरह के किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं? एक तो यही हो गया वेसाइको यूरेट्रिक रिफ्लक्स, एक हो गया पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें किडनी से यूरेटर में जो रास्ता जाता है वो यूरिन में रुकावट आती है। तो वो किडनी पूरे यूरिन नहीं निकालती, उसमें रुकावट होती है। तो 30% ऑब्स्ट्रक्शन, 40% ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा है तो उसको हम सर्जरी करके ठीक करते हैं। ओके। एंड स्टोन की प्रॉब्लम भी होती है बच्चों में? स्टोन की प्रॉब्लम भी होती है बच्चों में, खासकर उन एरियाज़ में जो एंडेमिक हैं,
जैसे पंजाब, हरियाणा जहाँ पे हार्ड वाटर बहुत ज़्यादा है। तो अगर फैमिली में सब हार्ड वाटर पी रहे हैं और उसको उबाल नहीं रहे तो उसमें काफ़ी स्टोन बनने की गुंजाइश रहती है। तो वो पानी अगर कहीं हार्ड एरिया में रह रहे हो तो वो पानी उबाल के छान के पीना चाहिए सबको। ओके, सो ये कैसे डिटेक्ट कैसे होगा? क्या ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट होता है प्रेगनेंसी के टाइम में स्टोन? स्टोन प्रेगनेंसी के टाइम में डिटेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो तो बच्चा जब पैदा होगा तभी वो पानी पिएगा। लेकिन फैमिली को पता होता है कि हाँ हमारे यहाँ मदर से प्रेगनेंसी है। ट्रांसमिट नहीं होता ना? मदर से ट्रांसमिट नहीं होता है सच। और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि यूरिन में ब्लड का देखा जाना बच्चों के यूरिन में, उसका क्या रीज़न है और वो कैसे ट्रीट किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो बच्चों को रेड कलर का यूरिन आ जाए या यूरिन करने के बाद 1-2 ड्रॉप ब्लड आ जाए तो उसको काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए। मोस्ट कॉमन कारण तो इन्फेक्शन है। अगर तो यूरिन में इन्फेक्शन है तो वो तो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा। दूसरा कारण है कि पथरी ना हो, तो अगर पथरी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। तीसरा जो कारण है वो काफ़ी गंभीर है और वो है कैंसर। तो अगर किडनी में कैंसर होता है तो वो पेशाब में खून की तरह भी निकल सकता है। पेशाब की थैली में अगर कैंसर है जिसको रैब्डोमायोसार्कोमा जो लड़के और लड़कियां दोनों में होती है, वो भी ब्लड में रेड कलर का निशान छोड़ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है बच्चे को कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो पहले तो यूरिन की चेक होगी कि इसमें इन्फेक्शन है कि नहीं और एक अल्ट्रासाउंड से 99% बीमारियां पकड़ में आ जाती हैं। आपने बोला कैंसर, रिसेंटली हमने बहुत केसेस देखे हैं कि आजकल बढ़ गए हैं बच्चों में कैंसर के केसेस, तो न्यूबॉर्न में भी कैंसर केसेस आते हैं? किस तरह? न्यूबॉर्न में भी कैंसर आते हैं। क्या रीज़न है? रीज़न तो एनवायरमेंटल है, जेनेटिक्स हैं। कुछ बच्चों को ऐसे क्रोमोसोमल अनोमलीज़ होती हैं जो कैंसर के साथ बहुत क्लोज़ रहती हैं और ज़्यादातर कारण तो पता ही नहीं चलता क्यों हुआ कैंसर। तो बच्चों के कैंसर जिन जो न्यूबॉर्न में देखा गया है, वो ब्लैडर का कैंसर काफ़ी कॉमन है। किडनी का जो कैंसर है वो 2-3 साल की उम्र में आता है। एक और कैंसर है जो 6 महीने के बच्चे में भी होता है, वो बेनाइन होता है लेकिन, तो उसमें इतनी घबराने की बात नहीं है, उसको निकाल दिया जाता है। वो तो वो किडनी को तो निकालना ही पड़ता है, पर वो फैलता नहीं है कैंसर। और कुछ कैंसर्स होते हैं लिम्स के जिसको रैब्डोमायोसार्कोमा कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक गांठ सी बन गई, तो ये काफ़ी खराब कैंसर है। ये बच्चों को देखे जाते हैं, न्यूबॉर्न बच्चों में भी होते हैं। इसमें लेकिन बच्चों को जो कैंसर की दवाई देते हैं, वो न्यूबॉर्न बच्चे ज़्यादा झेल नहीं पाते। हाँ। आधा डोज़ देते हैं, 1/4 डोज़ देते हैं, तो वो धीरे-धीरे देखना होता है। और एक कैंसर है सैक्रोकॉक्सियल टेराटोमा जिसको कहते हैं। लैट्रिन के रास्ते के ऊपर होता है वो पीछे, रीढ़ की हड्डी के जस्ट नीचे। वो कैंसर तो बच्चा जब माँ के पेट में है तब भी डायग्नोस हो सकता है। वो इतना कॉमन है और कई बार वो इतना बढ़ जाता है कि वो बच्चे का सारा खून कैंसर में ही घुस जाता है। तो वो बच्चा पैदा होते ही कई बार उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। और अगर कोई बच्चा पैदा होता है और छोटा ट्यूमर हो तो फिर वो ट्रीटेबल है। मोस्ट ऑफ द केसेस तो बच्चे जब पैदा होते हैं तभी पकड़े जाते हैं। छोटा सा ट्यूमर होता है और वो बेनाइन होता है उस वक्त तक, 1 साल से कम में वो बेनाइन होता है। तो उसका ऑपरेशन हो जाता है, फिर वो बच्चा ठीक रहता है। सो लाइफ टाइम थ्रेट नहीं है कोई? लाइफ टाइम थ्रेट नहीं रहता। अगर उसमें देर कर दी जाए कि कोई बात नहीं, छोटी सी गांठ है, 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, तब उसका कैंसर का चांस बढ़ता जाता है क्योंकि वो बेनाइन के अंदर फिर वो कैंसर बन जाता है। फिर वो दिक्कत करता है। कई बार बाहर कम दिख रहा होता है, अंदर बड़ा हुआ होता है। एग्जैक्टली, मैं यही पूछने वाला था कि जैसे ट्यूमर तो चलो अगर बाहर अपीयर हो रहा है तो दिख जाएगा तो ट्रीट करने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे, बट अगर नहीं दिख रहा है या कोई ऐसे सिम्टम्स हैं, या फिर मैं पूछूं क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि बच्चे में कैंसर है और उसको डिटेक्ट करना चाहिए? हाँ, एक तो यही हो गया कि पेशाब में खून आ रहा है। दूसरा, अगर जो रीढ़ की हड्डी के पास वाला कैंसर अगर वो अंदर ज़्यादा बढ़ेगा, तो बच्चा लैट्रिन करने में जोर लगाएगा, पेशाब करने में जोर लगाएगा, स्ट्रेनिंग होएगी उस बच्चे को। तो वो भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और बच्चे को जब स्ट्रेनिंग होएगी तो कॉन्स्टिपेटेड रहेगा, उसका खाना-पीना कम होगा, बुखार आएगा बच्चे को। जब भी किसी भी कैंसर में इन्फेक्शन काफ़ी जल्दी होता है और कभी भी चोट लगती है बच्चे को तो कैंसर के अंदर खून बहता है, तो उसमें भी बच्चा तकलीफ में रहेगा। खून बहेगा तो उसमें इन्फेक्शन होएगा, तो बुखार होएगा, बच्चे सुस्त हो जाएगा। तो बच्चे में कोई भी लक्षण अगर ऐसे नज़र आएँ, तो उसको ज़रूर चेकअप कराएँ। एक ट्यूमर होता है रेटिनोब्लास्टोमा जो आँख का ट्यूमर होता है, तो उसमें बच्चे की आँख सफ़ेद नज़र आएगी, बिल्ली की तरह। तो उसको भी इग्नोर ना करें। अगर आप बच्चे की आँख में देखें और लग रहा है कि आँख एक तरफ सफ़ेद हो रही है, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैम, बच्चों की किडनी को क्या-क्या चीज़ें इफ़ेक्ट कर सकती है? बच्चों की किडनी को काफ़ी कुछ हो सकता है, जैसे इन्फेक्शन हो सकता है बच्चों की किडनी को, उनमें पथरी बन सकती है, उसमें ट्यूमर हो सकता है, किडनी में चोट भी लग सकती है और कई बार किडनी पैदाइशी रूप से अच्छी तरह बनी नहीं हो सकती, तो उसके पेशाब के बहाव में रुकावट हो सकती है, तो वो किडनी थोड़ी सूजी हुई बनी होती है। कई बार किडनी ठीक से बनी नहीं होती और उसकी जगह एक गुच्छा होता है, जैसे
अंगूरों का गुच्छा होता है, तो वो किडनी पैदाइशी ढंग से बनी नहीं है, वो सिर्फ एक गुब्बारा है जिसमें मल्टीपल सिस्ट्स बनी हुई हैं। तो वो किडनी कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, सिकुड़ सकती है, नॉन फंक्शनिंग हो सकती है, तो वो किडनी को निकालना पड़ सकता है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बच्चों को किडनी में। तो एक बार जब भी बच्चे का अल्ट्रासाउंड कराएँ, एक बार अल्ट्रासाउंड में देख लेना चाहिए कि हाँ, मेरे बच्चे की दोनों किडनी बनी हुई है। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है किडनी होती ही नहीं है। कई हमारे पास बच्चे आते हैं जिनको एक प्रॉब्लम होती है, तो कई बार दोनों ही किडनी नहीं होती बच्चे को। नहीं होती है बच्चे हाँ, तो वो बच्चा जीने के लिए मुश्किल है उसका, तो वो हमें जाँच करके पता लगाना चाहिए कि ये बच्चे को यूरिन नहीं आया, तो ऐसा तो नहीं कि इसकी दोनों ही किडनी नहीं बनी। ओ, तो रेयर होता है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कुछ। ट्रांसप्लांट होता है ऑप्शन, डायलिसिस पे रखते हैं तब तक। बाहर के देशों में तो है, पर हमारे देश में तो हम मना ही कर देते हैं कि क्योंकि फ़ायदा नहीं है। ट्रांसप्लांट करेंगे तो भी 10-15 साल बाद फिर से करना पड़ेगा। ओके। एक किडनी खराब होती है तो उसको हम फिर वेट एंड वॉच करते हैं और फिर उसको जब ज़रूरत होती है तब निकाल देते हैं, क्योंकि उसमें फिर कैंसर का डर हो सकता है। अगर वो ठीक से बनी नहीं है तो उसमें कैंसर का डर हो सकता है। अगर कोई किडनी इन्फेक्शन के कारण खराब हुई पड़ी है तो उसको निकालना चाहिए, नहीं तो दूसरी किडनी को भी खराब कर देगी वो। जैसे आपने बताया किडनी में ट्यूमर अगर है तो उसका ट्रीटमेंट है। हाँ, किडनी का ट्यूमर अलग-अलग टाइप के होते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन है उसको विल्म्स ट्यूमर कहते हैं। सो विल्म्स ट्यूमर अगर टाइम से डायग्नोस हो जाए, मतलब गांठ का साइज़ छोटा हो, ऑपरेबल साइज़ हो, तो अच्छा इलाज होता है। इसको ऑपरेट करने के बाद कीमोथेरेपी चलती है, अगर उसका टाइप उस तरह से निकला हुआ है, और फिर बच्चा एक बार ठीक हो जाता है तो ठीक रहता है ज़िंदगी भर, स्वस्थ रहता है। रिकरेंस का चांस बहुत कम है। अगर जैसे हमारे देश में बच्चे बहुत लेट लाए जाते हैं, किडनी का ट्यूमर पूरा फैल चुका होता है, तो फिर हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं। उसको पूरा छोटा करते हैं, फिर उसका ऑपरेशन करते हैं। ऐसे में भी रिज़ल्ट अच्छा है, लेकिन रिकरेंस का थोड़ा चांस बना रहता है 5-10%। सो ऑपरेट जब आप करते हैं वो किडनी आप सिक्योर करते हैं किडनी यूजुअली पूरी निकालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि दोनों किडनीज़ में ट्यूमर होता है, तो फिर ऐसे केस में हम कोशिश करते हैं कि जितनी किडनी बच जाए, वो बच जाए। तो उसमें हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी करते हैं, तो पहले दवाई देकर, कीमोथेरेपी देकर उसको छोटा करते हैं, फिर जज करते हैं कौन सी साइड से हम कितनी किडनी बचा पाएंगे, क्योंकि फिर बच्चे को किडनी थोड़ा टिश्यू रह जाए तो उसके लिए अच्छा ही है। रिकरेंस का चांस फिर वो वाले वॉच करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है, क्योंकि जिन दोनों किडनीज में ट्यूमर होते हैं उनमें छोटी छोटी गांठें भी बनी हो सकती हैं जो फिर से कैंसर करने का चांस कर सकती हैं। तो इनको फॉलो अप में रखना होता है, और जैसे ही दोबारा कुछ होए फिर से वही ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। ओके। ये कीमोथेरेपी बच्चों के लिए लेना आसान है। बच्चे काफ़ी तगड़े होते हैं, सो काफ़ी अच्छे से कीमोथेरेपी टॉलरेट कर लेते हैं। बड़ों के अगर कंपैरिजन में बड़ों के कंपैरिजन में, अगर उनका न्यूट्रिशन अच्छा है। अगर कोई गरीब बच्चा है, उसका न्यूट्रिशन पहले से ही कम है, प्रोटीन कम है उसकी बॉडी में, उसके ब्लड काउंट्स कम है, उनको थोड़ी दिक्कत होती है। तो फिर उन बच्चों के लिए हम थोड़ा टाइट्रेट करके देते हैं, कम डोज में देंगे, फिर से देंगे। अदरवाइज बच्चे झेल जाते हैं कीमोथेरेपी, नॉर्मल कीमोथेरेपी जो है। कुछ कीमोथेरेपी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो उनके लिए हमारे पास प्रिवेंटिव मेडिसिन भी आती हैं साथ के साथ। जैसे कोई कीमोथेरेपी हमारे ब्लैडर में इन्फेक्शन करती है, तो हम पहले से जो दवाई दे देंगे कि इसके ब्लैडर में कम जाए या इसके ब्लैडर को नरम रखे, मेस ना करके, वो हम दवाई पहले से ही दे देंगे। तो सारे शेड्यूल्स बने हुए हैं। कोई कीमोथेरेपी हार्ट को इन्वॉल्व करती है, तो हम पहले से ही ईसीजी करा के रखेंगे कि इसके हार्ट के ऊपर टॉक्सिसिटी ना हो, डोज कैलकुलेट करके देते हैं। और ब्लड काउंट हमेशा करते हैं कीमोथेरेपी देने से पहले। तो अगर ब्लड काउंट पूरा नहीं आया हो तो हम रोक देंगे कीमोथेरेपी, 1-2 हफ्ते और रोक देंगे। बच्चे को इंजेक्शन देंगे, उसका खून बढ़ाएंगे, फिर वापस दवाई लगाएंगे। मैम वेरी कॉमन प्रॉब्लम, बच्चे काफी एज तक अपने बेड को वेट करते हैं, बेड गीला करते हैं, क्या रीजन है। सो बेड वेटिंग के बहुत कारण हैं, और इसको कुछ बुरी तरह नहीं लेना चाहिए। जो कैम्पबेल किताब है यूरोलॉजी की, वो कहती है कि बेड वेटिंग 15 साल की उम्र तक नॉर्मल है। तो बच्चे को ह्यूमिलिएट नहीं करना, वंस और ट्वाइस एपिसोड्स हुए तो कोई चिंता की बात नहीं है। पर हाँ, अगर रूटीन में हो रहा हो तो हमें कारण ढूंढना चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसे। उसका कारण साइकोलॉजिकल भी होता है। कुछ बच्चे ज़्यादा पानी पीते हैं, तो टॉयलेट ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। मतलब सोने से 2 घंटे पहले तक वो पानी पिएँ, फिर वो वॉशरूम जाकर फिर सोएँ, और नाइट में बेड अलार्म लगा के पेरेंट्स 2-3 घंटे बाद उसको उठाएँ और फिर उसको यूरिन कराएँ, फिर सुलाएँ। तो ऐसे हैबिट मेंटेन रखेंगे तो बच्चा अपने आप थोड़े दिन में सीख जाता है। कुछ बच्चे साइकोलॉजिकल तौर से प्रॉब्लम में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं स्कूल के होमवर्क के कारण, तो उनको फिर वो बेड वेटिंग के अनुसार वो निकलता है। तो बच्चे को कभी भी ह्यूमिलिएट नहीं करना। अगर उसने बेड वेट कर भी दिया है, तो पेरेंट्स को ऐसे ही लेना चाहिए कि तो नॉर्मल डे था, कोई ऐसी बात नहीं, फटाफट शीट्स क्लीन कर दें और फिर नेक्स्ट टाइम
नेक्स्ट डे फिर बच्चे को बोलें, उसको आराम से बात करें, सबके पूरी फैमिली मेंबर्स के सामने ह्यूमिलिएट नहीं करें। फिर उसको बताएं बेटा ऐसे नहीं करना, मतलब कोशिश करते हैं हम अवॉइड करने की, तो 2 घंटे पहले आप पानी पियो और फिर यूरिन करो सोने से पहले, फिर सो जाओ। फिर जब पेरेंट्स सोने लगें तब उस टाइम फिर बच्चे को उठा दें कि एक बार यूरिन कर ले, और सुबह 6 ओ क्लॉक 7 ओ क्लॉक उठा दें, ताकि उसको ये प्रॉब्लम ना हो। धीरे-धीरे कम हो जाती है। अगर 10 साल के बाद तक चल रही है प्रॉब्लम, तो हाँ, उसकी जाँच करनी ज़रूरी है। सो यू आर सेइंग कि ये साइकोलॉजिकल ही है सब? नॉट ऑलवेज़, कई बार बच्चों के नसों की कमज़ोरी होती है, पर उनको फिर सिर्फ नेक नेट न नाइट टाइम एन्यूरेसिस नहीं होगा, उनको फिर डे टाइम भी रहेगा, अच्छा। तो वो डायग्नोज़ करना पड़ता है। कई बार स्फिंक्टर लैक्स होता है, तो दवाइयाँ होती हैं जिनसे हम स्फिंक्टर टाइट कर सकते हैं, तो बच्चे को फिर नहीं होएगी नाइट बेड वेटिंग। बट साइकोलॉजिकल इन द सेंस कि बच्चे को साइकिल हो जाता है, घबरा जाता है कि वो मेरे यूरिन निकल रहा है, तो फिर वो और निकलता रहता है। ओह! सो एक चीज़ है जो बहुत कॉमन है न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ कि जैसे डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं कुछ, तो वो बचपन से ही होती हैं, है ना? तो ऐसी क्या चीज़ होती है बचपन में न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ कि उनको वो डिसेबिलिटीज़ आ जाती है पैदा होने के साथ? सो डिसेबिलिटीज़ का कारण तो बहुत सारे हैं, जेनेटिक भी हो सकते हैं, बच्चे को पूरा ब्लड ना मिला हो जब वो माँ के पेट में बढ़ रहा था, एंड एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर उसको एनोक्सिया हुआ है, मतलब ऑक्सीजन कम मिली है ब्रेन को, जो हमारी फर्स्ट सांस है वो टाइम से नहीं आई, बच्चा देर से सांस ली उसने, तो उस टाइम तो डैमेज हो गया ब्रेन को, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है बच्चे को। कई बार न्यूट्रिशन की कमी होती है, विटामिन्स की कमी होती है, वो भी दिक्कत कर सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के लिए। तो बच्चे को पूरा ध्यान से हैंडल करना चाहिए। कई बच्चे पैदाइशी प्रॉब्लम होती है तो उसको डायग्नोज करने में टाइम लगता है, बच्चे की सोशल स्माइल देर से आ रही है, या बच्चा सुन रहा है कि नहीं। कई बार बच्चे सुनते नहीं है, सुनना में देर करते हैं। कई बार बच्चा बोल नहीं पाता, तो बोलने के जब बच्चे देर करते हैं, सबसे पहले देखना चाहिए कि टंग टाई है कि नहीं है। टंग टाई का मतलब जीभ नीचे चिपकी होती है, तो वो बच्चे को बोलिए जीभ बाहर निकालिए, फिर उसकी जीभ ऊपर करिए, तो वो जीभ ऊपर ही नहीं जाएगी, वो हार्ट शेप बन जाएगी और फिर एक नीचे आपको दिखेगा तालू जैसा, तो वो तालू काट के बच्चा ठीक हो जाता है। तो अगर ये बच्चे के बोलने से पहले, मतलब 9 महीने की एज से पहले हो जाएगा, तो बच्चा ठीक से बोलने लग जाएगा। पर अगर हम इसको देर करेंगे तो बच्चा फिर बोलने में भी तुतलाएगा, देर से बोलेगा, क्योंकि उसकी टंग ही नहीं बाहर निकलती, तो काफ़ी सारे शब्द वो ठीक से बोल ही नहीं पाएगा। और लर्निंग डिसेबिलिटीज़ अगर हैं तो सबसे पहले कान चेक कराना ज़रूरी है, क्योंकि कई बच्चों के कान में प्रॉब्लम होती है, इसके कारण वो सुन नहीं पाते, तो वो सीखेंगे कैसे? क्योंकि जो हम सुनते हैं हम उसी से सीखते हैं, उसी से बोलते हैं। तो कई बच्चों के कॉकलिया खराब होते हैं, तो कॉकलियर इम्प्लांट्स भी आजकल फैसिलिटी है, वो भी लगा सकते हैं, तो फिर बच्चे को सुनना शुरू हो जाएगा। कौन-सी एज में ज़्यादा ईज़ी है डिटेक्ट करना? 1 ईयर तक डिटेक्शन सब हो जानी चाहिए। मैम एक बहुत कॉमन चीज़ है बच्चों में यूरिन इन्फेक्शन, उससे कैसे बचा जाए? सो यूरिन इन्फेक्शन से प्रिवेंशन करा जा सकता है। तो लड़कों के लिए खासकर जब बच्चा छोटा होता है उसकी स्किन आगे आई होती है, तो वो स्किन नॉर्मली पीछे जाती है 5 मंथ्स की एज पे। कई बार 5 मंथ्स की एज पे पीछे नहीं जाती और वो वहीं रहती है, तो उसमें वो कलेक्शन हो जाता है। तो जब वो बच्चा यूरिन करता है, एक्चुअली एक गुब्बारे के अंदर यूरिन कर रहा होता है और फिर आगे यूरिन जाता है। तो वहाँ पे वो यूरिन रह जाता है, वो सड़ जाता है और फिर वो बच्चे को इरिटेशन करता है और उसके कारण यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। कलेक्शन हो जाता है वहाँ पे, कलेक्शन हो जाता है सिक्रीशंस का, तो बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। एक तो कारण ये है। और लड़कियों में खासकर जब लड़कियाँ यूरिन करती हैं और जब पॉटी करती हैं, और अगर वो खुद ही धो रही होती हैं, खासकर इंडिया में, तो वो क्योंकि बाहर तो टॉयलेट पेपर यूज़ करते हैं, तो अगर वो आगे से हाथ लेके क्लीन कर रही होती है, तो वो पॉटी आगे लग जाती है यूरिन के रास्ते में, तो वो भी इन्फेक्शन करता है। तो हम पेरेंट्स को या मदर को ज़रूर समझाते हैं कि बच्चे को जब आप नहलाते हो या जब पॉटी साफ़ करते हैं और बच्चे को खुद करनी होती है, तो उसको ढंग से सिखाया जाए कि ऐसे नहीं करनी है, पॉटी वाला हाथ यूरिन वाले एरिया में नहीं लगाना है। उसी से इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन इंडिया में तो वही कारण रहता है। स्कूल्स में जैसे सैनिटेशन का थोड़ा प्रॉब्लम बच्चे फ़ील करते हैं और यूरिन रोकते हैं, तो इज़ दैट ऑल्सो अ प्रॉब्लम? हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो बच्चे अगर यूरिन, क्योंकि स्कूल में उनको लगता है टॉयलेट गंदी है, या टीचर स्कूल में जाने नहीं देती बार-बार बच्चे को यूरिन करने, क्योंकि क्लास चल रही होती है और जब ब्रेक टाइम होता है तो सब बच्चों की लाइन लगी होती है, टॉयलेट्स अगर कम है, तो उनको चांस ही नहीं मिलता टॉयलेट तक जाने में, या उनको आलस आता है कि खाना खाएँ या टॉयलेट जाएँ। तो जो भी कारण रहा हो, बच्चा रोक लेता है अगर यूरिन, तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर उस बच्चे का जो स्फिंक्टर होता है यूरिन करने में, जब हम यूरिन करते हैं तो स्फिंक्टर रिलैक्स होता है, फिर यूरिन निकलता है। अगर वो बच्चा यूरिन रोकने की आदत डाल लेता है, तो उसका ब्लैडर भी उसी तरह से ट्रेन हो जाता है। फिर जब वो रियल में यूरिन करना चाहता है, वो उसको रोक लेता है। इसको भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इसको नॉन न्यूरोजेनिक न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहते हैं। मतलब उसकी नसें तो ठीक से बनी थी,
लेकिन उसने खुद ही अपनी ऐसी आदतें डाल के अपनी ब्लैडर सिस्टम, यूरिन सिस्टम खराब कर लिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है और ये ब्लैडर ठीक से बिहेव नहीं करता और फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या रिटेंशन ये सब चीज़ें हो सकती हैं उनको। तो बच्चे को सिखाया जाए कि पानी भी पियो। कई बच्चे पानी ही नहीं पीते कि पानी पिएंगे तो यूरिन करने जाना पड़ेगा, और टीचर्स से बात करें कि ये सुविधा तो हर स्कूल में होनी चाहिए। अभी दिल्ली सरकार काफ़ी कर रही है ये इंतज़ाम, पर होना चाहिए हर स्कूल में सैनिटेशन, और टीचर्स शुड बी अलाउड कि बच्चों को जाने दो, अगर बाथरूम जाना है तो रोको ना। ओके, कितना पानी पीना चाहिए बच्चों को एवरेज? बड़ों को पीना चाहिए 2 से 3 लीटर, तो बच्चों को 1 लीटर तो कम से कम पीना ही चाहिए। डॉक्टर शिल्पा, आजकल की जो दुनिया है टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इवन जो बच्चों की क्लासेस हैं वो भी फ़ोन पे होने लग गई है, स्पेशली कोरोना के बाद से। और बच्चे पहले तो हमें याद है हम जब छोटे थे तो हम लोग का जो फ्री टाइम होता था हम लोग खेलने जाते थे। लेकिन आजकल वो सब चीज़ें कन्वर्ट होके मोबाइल ऐप्स हो गया, सोशल मीडिया हो गया, वो अपना जो फ्री टाइम है वो भी मोबाइल पे लगाते हैं। सो क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है वो बच्चों के ऊपर? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आजकल की दुनिया में यही चल रहा है और पेरेंट्स भी वरीड हैं कि कैसे रोका जाए, क्योंकि शुरू में तो उन्होंने आदत डाल दी अपनी कन्वीनियंस देखकर कि खाना नहीं चलो खा रहे तो फ़ोन फ़ोन लगाया, दिखा दो और बच्चा बच्चों ले को लेगा। खाना खिला दिया। हमारी ओपीडी में भी बच्चे आते हैं, रो रहे होते तो पेरेंट्स सीधा फ़ोन निकालते हैं। आप ऑपरेशन करके हटो, ऑपरेशन के बाद आके देखो बच्चा फ़ोन देख रहा होता है। सो यही दुनिया हो गई है, लेकिन इट इज़ नॉट सो गुड। सो रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहिए आपको फ़ोन का एक्सेस, और फ़ोन में ही सेटिंग्स कर सकते हैं आप कि इतनी देर बाद ये फ़ोन बंद हो जाए या चुपचाप नेटवर्क बंद कर दें, मेन जहाँ से आ रहा है, और बच्चे को बता दें तुम ये सब कर लोगे उसके बाद ही तुम्हें 2 घंटे के लिए फ़ोन मिलेगा। सो डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोन देखने से बहुत चीज़ें हो रही हैं। एक तो आँखें खराब हो रही हैं, ब्रेन डैमेज हो रहे हैं, बच्चों के अंदर एडीएचडी काफ़ी बढ़ रहा है क्योंकि उनमें पेशेंस ही नहीं है। वो फ़ोन को ही स्क्रॉल करे जा रहे हैं, तो वो ज़िंदगी में भी हर चीज़ सोच रहे हैं फास्ट फॉरवर्ड हो, एंग्ज़ायटी जल्दी-जल्दी लेवल हो, काफ़ी है। एंग्ज़ायटी हो, टैकीकार्डिया हो जाता है उनको। और वो गेम्स देख-देख के उनको, जब वो ड्राइविंग सीखते हैं तो उनको लगता है मैं गेमिंग ही कर रहा हूँ, तो वो रोड पे भी उसी तरह से फास्ट गाड़ी चलाएँगे और सोचेंगे जल्दी पहुँच जाऊँ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया आजकल, एंड सम टाइम निकाल के बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी टाइम देना चाहिए। इसमें पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि पेरेंट्स भी अपना टाइम नहीं दे रहे बच्चों को। पेरेंट्स भी तो फ़ोन पे ही लगे हो। हाँ, तो पेरेंट्स भी फ़ोन बंद करके एक टाइम रखें कि ये हमारा फैमिली टाइम है। एटलीस्ट वीकेंड्स पे बच्चों को पार्क्स में लेके जाएँ, ग्रीनरी में लेके जाएँ, सनशाइन में लेके जाएँ, और आउटडोर ले जाना है तो आउटडोर ले जाएँ। बहुत ज़रूरी है ये। आपने बोला एडीएचडी, कुछ अर्ली सिम्पटम्स भी होते हैं इस प्रॉब्लम के? हाँ, एडीएचडी बहुत अर्ली सिम्पटम्स भी होते हैं। बच्चे का ध्यान नहीं लगता, कंसंट्रेशन कम रहती है। अगर आप उस बच्चे को पढ़ने बैठाएँगे, तो वो 2-4 शब्द लिख कर आपको बोलेगा मैं पानी पीने जा रहा हूँ। फिर पानी पी के वापस आएगा, 2-4 शब्द लिख कर फिर जाएगा मुझे कहीं और वॉशरूम जाना है। तो वो बच्चा ढंग से टिक कर बैठ नहीं सकता। तो दिमाग की कमी तो नहीं है वहाँ पे, या मतलब एडीएचडी में अटेंशन कॉन्सेंट्रे डेफिसिट, हाँ। कंसंट्रेशन, जैसे आपने बोला कि वो पढ़ाई से बचना चाह रहा है, लेकिन हर इसका चीज़ मतलब में, हर चीज़ में उसका रेगुलैरिटी नहीं रहेगी। ओके, मतलब वो बैठे-बैठे भी उठ जाएगा, ही विल नॉट बी एबल टू सिट एट वन प्लेस। आप उस बच्चे से ज़्यादा देर तक कंटिन्यूअसली बात नहीं कर सकते, उसका ध्यान कहीं और चला जाएगा। ओके। तो ऐसे बच्चों को योगा, ब्रीदिंग, किसी भी तरीके से गेमिंग में सिखाओ, मतलब गेम में सिखाओ कि हम ये गेम खेल रहे हैं, ये कौन कितनी देर तक साँस रोक सकता है। उससे बातें बहुत करनी बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन करनी बहुत ज़रूरी है, उससे उसको बात करना सिखाओ, ताकि वो अपने कंट्रोल कर सके कि मुझे किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से चलना है। और आउट ऑफ कंट्रोल हो तो साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाके काउंसलिंग कराएँ, फ़र्क पड़ता है। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ओवरग्रो इट, थोड़ी एज के बाद बेटर होता है, लेकिन अगर इग्नोर किया जाए तो वर्स भी हो सकता है। ओके, मेडिसिन्स भी होते हैं इसके? मेडिसिन्स भी होते हैं, तो मेडिसिन्स अंडर गाइडेंस ही देनी होती है। अगर सब कुछ करने के बाद बिहेवियरल थेरेपी भी कर लिया आपने, काउंसलिंग भी कर ली, उसके बाद थोड़ी मेडिसिन्स दे सकते हैं ताकि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन के कंट्रोल हो जाएँ। ओके। लेकिन वो दवाई देना भी उन बच्चों को बहुत बड़ी बात होती है, तो छुप के देनी पड़ती है खाने के अंदर, तो मदर को काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है। बट हाँ, ट्रीटमेंट होता है इसका। जी। तो आपने खाने-पीने की बात की। आजकल तो बहुत एडल्ट्रेशन है सब चीज़ में। इनफैक्ट जो बेबी फूड आता है दैट इज़ कॉल्ड द सो कॉल्ड बेबी प्रोडक्ट फूड, वो डॉक्टर्स आई डोंट नो रिकमेंड करते हैं नहीं, बट सब पेरेंट्स तो देते ही हैं। इज़ इट हेल्दी? क्या न्यूबॉर्न बेबी की बात करें, अगर इफ वी स्टार्ट फ्रॉम न्यूबॉर्न बेबी, व्हाट शुड बी द फूड टू बी गिवन टू अ बेबी? सो न्यूबॉर्न बेबी के लिए तो काफ़ी अच्छी गाइडलाइंस दी हुई हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स ने, कि 6 महीने तक तो आप ब्रेस्ट फीडिंग ही दें, मदर्स फीड ही दें। अगर मदर वर्किंग है तो भी अपना फीड निकाल के जाएँ। फ्रिज में
चल जाता है फीड 6 घंटे के लिए, तो वो फीड दें आप बच्चे को। उससे बच्चे को सबसे पहले तो एंटीबॉडीज़ मिलती हैं, इन्फेक्शन से बचा रहता है और ये एडल्ट्रेशन के सिम्पटम्स नहीं आते। क्योंकि आप बेबी फूड पे देंगे तो उसमें इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो जाता है, क्योंकि सब तो पढ़े लिखे होते नहीं हैं, सब लोग अच्छी तरह बॉटल्स बॉयल नहीं कर पाते और वही बॉटल ले लेके घूमते हैं, तो वो हेल्दी नहीं रहता। उस बच्चे को बार-बार इन्फेक्शन होगा, डायरिया होगा और वो लगेगा कि मोटा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली इट इज़ जस्ट फैट, इट इज़ नॉट गुड टिश्यू। जबकि जो ब्रेस्ट फीडिंग पे बच्चा होगा वो पतला होगा, लेकिन वो हेल्दी होगा, वो एक्टिव होगा, उसकी मसल्स अच्छी होंगी, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होगा। हुँ, ओके। एंड जो बॉक्स वाले जैसे मिल्क पाउडर आता है या और भी फूड आता है सेरेलैक वगैरह, क्या ये हेल्दी है बच्चों के लिए? शुरू में अगर देना हो कुछ क्वांटिटी के लिए तो ठीक है, बट उसको सब एज़ अ सब्स्टिट्यूट रखें, कंटिन्यूअस उसी पे मत निर्भर रहें। मतलब नॉर्मल होममेड फूड जैसे हमारी सूजी की खीर हो गई, दलिया हो गया, दाल का पानी हो गया, ये सबको मेन डाइट रखें और वो फूड सिर्फ सप्लीमेंट बीच-बीच में सेरेलैक दे दें, क्योंकि उसमें उन्होंने विटामिन्स वगैरह डाले हुए हैं। उस पे ज़्यादा रिलाई मत करें कि मेरे को यही देना है। तो आप होम फूड तो रखिए और थोड़ा-थोड़ा बाहर का दे सकते हैं, उसके कंटेंट्स पढ़ के, ये 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद वीनिंग करके। आपने बात की ओबेसिटी की, बच्चा मोटा तो दिखता है लेकिन हेल्दी नहीं होता। सो बच्चों में क्या ऐसे रीज़न्स होते हैं जिससे ओबेसिटी खा सकती है? सबसे पहले तो खान-पान, बच्चे आजकल काफ़ी जंक फूड खाते हैं। सो चिप्स वगैरह ये सब फैटनिंग होते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह उसमें इतना चीज़ का लेयर होता है, वो चीज़ का भी कोई भरोसा नहीं कैसा बन रहा है, कैसा नहीं। तो ये सब फैटनिंग रीज़न्स हैं और दूसरा खा भी रहे हैं और एक्सरसाइज़ भी कम है। बैठ के पढ़ाई हो रही है, गेमिंग नहीं हो रही, बाहर जाके आउटडोर गेम्स बहुत कम हो गए हैं, ये भी एक कारण है। उनको अपने उछल-कूद के गेम्स तो और भी कम हो गए हैं। अगर बच्चे बाहर जा भी रहे हैं तो मैक्सिमम वॉक कर रहे हैं। बहुत कम ही बच्चे खेल रहे हैं आजकल कबड्डी वगैरह जो पहले खेलते थे, भाग-दौड़ की गेम, पकड़म-पकड़ाई, ये सब देखने को ही नहीं मिलती क्योंकि रोड्स इतनी खतरनाक हो चुकी हैं। सो बच्चों को साइक्लिंग कराई जाए और उनका नियम में टाइम देकर कि हाँ, ये करना ही है और पेरेंट्स को साथ में बाहर जाना पड़ेगा ताकि बच्चा सेफ रहे। अकेले आप बच्चे को छोड़ नहीं सकते कि भाई सड़क पे साइकिल करके आ जाओ, क्योंकि सब लोग फ्लैट्स वगैरह में ही रहते हैं, इतनी कैंपस एरिया तो लोगों के पास कम ही है। तो यही मेन कारण है ओबेसिटी का, टीवी देखते-देखते चिप्स खाएँ और ओवर ईटिंग। वो बच्चा डिप्रेस्ड होता है, कम बच्चे हैं आजकल, पहले तो जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, आपस में एक-दूसरे को खींच-खाच के खेल लेते थे। आजकल 1-2 ही बच्चे हैं तो वो डिप्रेशन में होते हैं, अकेले होते हैं, लोनली होते हैं, तो वो ओवर ईटिंग भी करते हैं। जो खाना खा रहे हैं, वो एक्स्ट्रा खा लेते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ज़्यादा खा रहे हैं और यूज़ कम हो रहा है, कैलोरी इनटेक ज़्यादा है और आप कम यूज़ कर रहे हैं तो मोटे मोटे ही होंगे और फिर वो एक बार साइकिल शुरू हो जाती है, फिर उनको लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाते रहो। जब तक वो कॉलेज में जाके जब उनको होश आती है कि देखो बाकी बच्चे पतले हैं, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। लाइफ़स्टाइल सबसे बड़ा रोल प्ले। और 11th-12th का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जाना है तो बैठ के पढ़ना ही है। वो भी एक हो गया पॉइंट कि बच्चा मोटा हो जाता है बहुत। जी। और ऐसे कोई मेडिकल इश्यूज़ भी होते हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है बच्चों में? हाइपोथायरायडिज़्म एक रीज़न है। अगर बच्चे का थायरॉइड ग्लैंड कम फंक्शन कर रहा है, तो वो मोटे हो जाएँगे। और डिप्रेशन एक और कारण है, अगर बच्चा दुखी है थोड़ा, स्ट्रेस्ड है, एग्ज़ाम में नंबर कम आ रहे हैं, पेरेंट्स ज़बरदस्ती उसको साइंस दिलाना चाहते हैं, वो आर्ट्स लेना चाहता है, तो ये भी कारण है। बच्चे की चॉइस नहीं चल रही, तो फिर वो बैठ के खाना खाते रहते हैं, तो वो फैट हो जाएँगे, उनका मेटाबॉलिज़्म स्लो रहेगा। और कुछ बच्चे पैदाइशी प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको स्टेरॉइड्स पे रखना पड़ता है। तो स्टेरॉइड्स अगर देते हैं बच्चे को, तो फिर वो मोटे हो जाएँगे। ओके। जैसे स्ट्रेस की आपने बात की कि मैंने रिसेंटली ये बहुत पॉपुलर हो रहा है कि अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो आपका वज़न बढ़ता है, आपकी आई थिंक डाइजेशन भी इम्पैक्ट स्लो हो होता है, जाती है, हाँ। सब चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं स्ट्रेस से। तो कैसे ये चीज़ें इंटर रिलेटेड है? स्ट्रेस से मेटाबॉलिक फंक्शन स्लो हो जाता है, आपकी ब्रीदिंग ही स्लो हो जाएगी। तो आप साँस ही धीरे-धीरे ले रहे हैं, तो आपका डायफ्राम ही नहीं हिल रहा। नॉर्मली आपको डीप ब्रीथ करके ब्रीथ आउट करना है, आपका डायफ्राम ऊपर-नीचे जाएगा, आपका पेट ऊपर-नीचे जाएगा, तो पूरी बॉडी हिलेगी। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, आप शैलो ब्रीथिंग करना शुरू कर देते हैं। ओके। आप सोचते हैं इतने से ही काम चल जाएगा, शैलो ब्रीथिंग होती है, तो वो एक साइकिल बनाती है, टैकीकार्डिया हो जाएगा। सो आपका बॉडी फंक्शन अब नॉर्मल रहेगा, आपके एनफ ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रही, ना ब्रेन में पहुँच रही है, ना डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में पहुँच रही है। सो द होल सिस्टम गेट्स डिरेंज्ड। आपके हार्मोन्स भी ठीक से नहीं बन रहे, जो साइकिल में आने चाहिए, वो भी एंजाइम्स ठीक से रिलीज नहीं हो रही। सो स्ट्रेस इज अ बिग किलर। एंड माइक्रोब्स का क्या रोल है बच्चों के हेल्थ में या इवन बड़ों के लिए? माइक्रोब्स का रोल है, बहुत रोल है, बिकॉज
गट माइक कहते हैं आजकल की गट माइक्रोबायोटा ही आप इफ यू आर हेल्दी ईटिंग, गट माइक्रो आपका हेल्दी है तो आपकी पूरी बॉडी हेल्दी है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, क्योंकि गट लाइनिंग की इम्यूनिटी ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो इंडिया में तो हम लोग लकी हैं कि हमें बहुत सारा वैरायटी ऑफ खाना खाने को मिलता है। सो थोड़ा थोड़ा हमें मतलब जैसे गोलगप्पे खा लिया, कहने को तो इन्फेक्शन हो सकता है उससे, लेकिन गोलगप्पों के कारण जो स्पाइसेस मिल रहे हैं हमें, वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखता है, क्योंकि हमारी गट को थोड़ा बहुत इरिटेशन करके, थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन करके वो हेल्दी रख रहा है, और स्पाइसेस इटसेल्फ गिव इम्यूनिटी। सो ये वी शुड हैव अ वैरायटी ऑफ फूड, इसलिए हमारी गट इंडियंस की हेल्दी है। जो टर्मरिक है, जो हमारे खाने में यूज होता है, हल्दी, वो काफ़ी अच्छा प्रोटेक्टिव लेयर देता है हमारे इंटेस्टाइन को। इसलिए इंडिया में कैंसर इंटेस्टाइन का कम है कंपेयर टू अमेरिका, 500 टाइम्स कम है। वो लोग नहीं खाते टर्मरिक, इसलिए अब वहाँ पे उनको जागरूकता हो रही है, इसलिए वो शुरू कर रहे हैं। अदरवाइज तो वहाँ पे स्वीट स्वीट फूड है। राइट। जो हमारा फूड है, हमारा कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, एवरी डे इंडियंस गो टू द टॉयलेट, वेरएज वेस्टर्न वर्ल्ड में 2-3 दिन में एक बार जाते हैं, क्योंकि उनका कॉन्स्टिपेटेड डाइट रहता है। सो वही गट बैक्टीरिया उनका एक ही जगह पड़े रहते हैं, तो ऑब्वियसली हेल्थ कम रहेगी। अगर हम ऐसा खाना खाएं जिसमें ज़्यादा फाइबर हो, वेजिटेबल्स हो, तो हम रोज गट मूव करती जा रही है, तो वो हेल्दी फूड है। ओके। सो ये जैसे माइक्रोब्स आपने बताया, इसके अलावा जैसे स्ट्रेस ईटिंग भी आई थिंक एक रीज़न है इसका, स्ट्रेस ईटिंग, बच्चों में ओबेसिटी का। क्योंकि उनको हैप्पीनेस कहीं और नहीं मिल रही, तो उनको लग रहा है टेस्टी खाना खा के अपने टेस्ट बड्स को ही सेटिस्फाई करके हैप्पीनेस मिल जाए, तो ओवर ईटिंग हो जाती है। एंड वो अगर टीवी देख रहे हैं, जैसे होता है ना, बच्चे आजकल टीवी देख रहे हैं या तो ध्यान तो टीवी की तरफ है, लेकिन उनका उनको पता ही नहीं चलता हाँ, कि हम फुल फुल होते है हैं, कि नहीं है। तो बिल्कुल, वो भी एक रीज़न है। सटाइटी नहीं आता उनको। मैम, एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैंने सुना है रिसेंटली, कि जैसे मान लो स्क्रोटम में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन एकदम से होता है अगर बच्चों को, बॉयज़ को, तो क्या रीज़न है और क्या ट्रीटमेंट भी है उसका? हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया में इसकी जागरूकता कम है। तो इसको अगर प्यूबर्टी में, मतलब टीनेज ग्रुप में बच्चों की जो टेस्टिस है वो बड़ी होती है, तो उसमें हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं, और अगर उसमें ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें घूमने का चांस रहता है, तो वो घूम सकती है। इसको टॉर्शन टेस्टिस बोलते हैं। तो अगर वो टेस्टिस घूम जाती है, तो उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है। तो अगर ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो विदिन 6 आवर्स इसको डिटॉट करना होता है। अगर 6 घंटे के अंदर ये सर्जरी हो जाती है, तो टेस्टिस बच जाती है, उसकी ब्लड सप्लाई बच जाती है। और अगर देर हो जाती है, वो डबल ट्रिपल घूम जाती है और 6 घंटे निकल जाते हैं, तो वे अंदर ही अंदर सड़ जाती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी बच्चे को दर्द हो, इट शुड नॉट, इग्नोर नहीं होना चाहिए, भले वो स्कूल में बैठा हो, और ये जानकारी हमें आगे जाके बच्चों को बतानी चाहिए कि अगर कभी आपके टेस्टिस में पेन हो, 11, 12, 13 साल के बच्चों में अक्सर होता है, तो उनको तुरंत अपनी टीचर को, क्लास के क्लिनिक में, जो स्कूल में क्लिनिक्स होते हैं, वहाँ जाके बताएं, पेरेंट्स को बताएं, और पेरेंट्स भी इसको इग्नोर ना करें, तुरंत सर्जन को जाके दिखाएं। कलर डॉपलर टेस्ट होता है, उससे पता लग जाता है कि क्या सिचुएशन है, ब्लड सप्लाई ठीक है कि नहीं, और फिर उसका ऑपरेशन हो। और रीज़न क्या होता है? रीज़न ठंड में ज़्यादा होता है, और ग्रोथ में जब हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, और कई बार वो बनावट ही ऐसी होती है, बेल क्लैपर होती है, कि उसके अंदर घूमने की गुंजाइश रहती है। सो अगर ऐसा होता है और वो हमें दिखती है कि हाँ, इसमें ये प्रॉब्लम है, तो हम उसकी दूसरी वाली भी टेस्टिस को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो 2 एज ग्रुप्स में ये कॉमन है, एक तो प्यूबर्टी में और एक न्यूबॉर्न में। न्यूबॉर्न में तो बच्चा हॉस्पिटल में होता है, तो वो पीडियाट्रिशियन देख लेता है, तो वो दिख जाएगा उनको कि रेड है, सूजन है। तो रेडनेस हो, सूजन हो, इग्नोर ना करें। और जब छोटे बच्चे को होते हैं, तो लोग सोचते हैं, होता भी है कई बार, कोई चींटी काट गई या इंसेक्ट बाइट आ गई, लेकिन उसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटा बच्चा तो सिर्फ रोएगा। कुछ लोग अगर फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं और उनके पास ऑलरेडी एक बेबी है, तो दूसरे बेबी के लिए कितनी एज डिफरेंस आना चाहिए, कितने ईयर्स का डिफरेंस आना चाहिए, प्लस किन-किन बातों का वो ध्यान रखें कि उनको प्रॉब्लम ना आए? बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये सवाल आजकल, क्योंकि गर्ल्स वर्किंग हो गई हैं और शादियों के टाइम डिले होते जा रहे हैं। तो शादी हो जानी चाहिए टाइम से, तभी बच्चा टाइम से होएगा। सो फर्स्ट बेबी अगर हो गया और सेकंड बेबी, पहले तो कहते थे 5 इयर्स का गैप होना चाहिए, पर वो तब था जब माँ की फर्स्ट बेबी के टाइम एज 21-22 थी। आजकल फर्स्ट बेबी की जो एज मदर की 25-26 तक आराम से पहुंच चुकी है, और नहीं तो 27-28 भी होती है। सो 30 साल से पहले बच्चे हो जाने चाहिए। सो अगर गैप प्लान कर रहे हैं, तो 3 इयर्स गैप शुड बी ओके इफ द मदर इज रीचिंग एज, 30 साल की उम्र से पहले अगर उसके दोनों बच्चे हो गए हैं। अगर मदर की एज पहले से ही 29 है, तो फिर वो ज़्यादा गैप ना करे, 2 साल के अंदर ही दूसरा बच्चा कर ले। 1 साल 2 साल का गैप तो होना चाहिए, ताकि मदर वापस तंदुरुस्त हो जाए दूसरे बच्चे को पालने के लिए, क्योंकि 2-2 बच्चे संभालना भी मुश्किल है। फैमिली सपोर्ट हो तो अलग बात है।
तो बाहर के देशों में अगर कोई लेडी होती है, उसकी शादी नहीं होती 30 साल तक, तो वो अपना ओवम प्रिजर्व करा लेती है ओके। ताकि वो हेल्दी ओवम हो, और जब वो 35 साल की हो तब वो शादी करेगी, तब वो ओवम जो फट रखा हुआ है क्रायो प्रिजर्व, वो उसी से फिर वो बेबी अपना करे ताकि बेबी हेल्दी रहे। ओ 35 ईयर्स के बाद बेबी करने में बाहर के देशों में तो चलता है बिकॉज दे आर हेल्दी एंड एनवायरनमेंट ठीक है, लेकिन इंडिया में 35 साल के बाद बच्चा करने में डाउन सिंड्रोम के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिर वो रिस्क लेके चलने की बात है, और वो प्रेगनेंसी के टाइम फिर सारे चेकअप्स होने टाइम से बहुत ज़रूरी है। मैम, अभी न्यूबॉर्न बेबी किसी को हुआ, उसको क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सो न्यूबॉर्न बेबी का परवरिश इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल बच्चों की परवरिश। तो काफ़ी पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं जब बच्चा पैदा होता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि उनका दिन रात का चैन सब खत्म हो जाता है। सो सबसे पहले मेंटल प्रिपरेशन, उनको ये तैयारी मान के चलनी पड़ेगी कि हमारी ये दिन रात 24 घंटे की ड्यूटी है और हमें मिल बांट के ही करनी है। तो आपस में सोने का टाइम भी तय करके रखें, और फादर भी अगर छुट्टी ले सकें बीच में, 15 दिन की तो मिलती है सरकारी में, जो प्राइवेट में उनको शायद नहीं मिलती, लेकिन वो फिर भी 2-4 घंटे तो सोच के चलें कि मुझे बच्चे को देना है, क्योंकि अगर अकेले माँ पे छोड़ दिया जाएगा तो माँ साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब रहेगी। आजकल फैमिली इतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना पहले मिलता था, क्योंकि सभी जॉइंट फैमिलीज़ में हैं, तो वो फैमिली सपोर्ट मांगने में भी हिचकाएं नहीं। अगर किसी की मदर आसपास रहती हूँ और आ सकती हूँ तो ज़रूर आएँ, क्योंकि हेल्प चाहिए होती है, ऐसे में ना सपोर्ट चाहिए होता है। मेड्स के ऊपर इतना भरोसा नहीं रखें, क्योंकि उनका बच्चा तो है नहीं, एंड वो बच्चा को भी फिर इतना परवरिश तो नहीं दे पाएंगी जो पेरेंट्स दे सकते हैं, वो बाहर का इंसान नहीं दे सकता। हाँ, हेल्प के लिए आप ले लें, कपड़े धुलवाने या कुछ सामान मंगवाना है, पकड़ाना है, वो कर दे। पर बाकी पेरेंट्स की ही मेन ड्यूटी है, स्पेशली फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, जब बच्चा बिल्कुल नाज़ुक होता है। तो बच्चे का खाने का टाइम, पॉटी का टाइम, बाथरूम का टाइम एंड एवरीथिंग, सब कुछ साफ-सुथरा करना होता है। कोई इन्फेक्शन नहीं हो बच्चे को, तो सब कुछ पास में ही रखें। माँ को जैसे बार-बार गीले हाथ ना हो, बाथरूम अगर अटैच नहीं है, बेडरूम के पास बाथरूम अटैच नहीं है, तो वो सारा सामान अपने पास ही, एक बॉटल में कॉटन, एक बॉटल में पानी, और वो सब अपने पास ही रखें, डस्टबिन। तो ये सब इंतज़ाम पहले से ही करके रखें कि ये ज़रूरत पड़ेगी मुझे और ये है, एंड देन फाइनली शी कैन गो। अपने हाथ धोने जाएँगे तो बच्चे को अकेला ना छोड़ के जाएँ, दूसरे बंदे को उठा के जाएँ कि मैं जा रही हूँ, ज़रा बच्चा गिर ना जाए, क्योंकि 3-4 महीने का जब बच्चा होता है टर्निंग शुरू सीख लेता है, तो बच्चे को चोट ना लगे, बच्चे का खाने-पीने का पूरा ध्यान हो, और माँ को पूरा 10 ग्लास पानी और 4 ग्लास दूध ज़रूर पीना चाहिए। सब लोग परेशान हो जाते हैं कि बच्चे को माँ का दूध नहीं आ रहा, पर वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि माँ ने वो ट्रेनिंग नहीं ली है। तो बच्चे को दूध कैसे पिलाना है, वो भी एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, और हर बार दूध पिलाने के टाइम 2 ग्लास पानी पिएँ, और दूध आता है दिमाग से, तो वो दिमाग में पहले सोचें कि हाँ, मुझे बच्चे को दूध पिलाना है, एनवायरनमेंट वैसा रखें, फिर पानी पिएँ ताकि उनका दूध पतला रहे, नहीं तो अगर वो पानी कम पिएँगी, तो दूध मोटा रहेगा, बच्चा भी स्ट्रगल करेगा, मदर भी स्ट्रगल करेगी, दोनों ही सीख रहे हैं, बच्चा भी सीख रहा है कि दूध कैसे पीना है। तो वो ध्यान रखें, हाइजीन का ध्यान रखें, चोट का ध्यान रखें, ऐसी भी कोई चीज़ ना रखें जो जिसका जैसे मॉस्किटो नेट ही होती है, वो बच्चे के ऊपर रख देते हैं, तो उसके कोई ऐसा एरिया ना हो जो निकोला हो, मतलब वही। चुभे बच्चे को, या बच्चे के ऊपर कोई वजन ना आ जाए। जैसे जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर ने अपना हाथ मेरे ऊपर रख दिया था गलती से नींद में, तो मेरी सांस तो तेज चल रही थी, तो मेरी जो फादर की मासी, उन्होंने सुन लिया कि इसकी तो सांस तेज चल रही है, फिर उनका हाथ हटाया गया। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना होता है कि बच्चा बहुत ही नाजुक चीज़ होती है, और उसकी परवरिश ढंग से करे जाएँ, उसके हाथ पैर टेढ़े-मेढ़े ना मुड़ जाएँ। और जब माँ बच्चे को दूध पिला रही थी तो हाथों हाथ उसकी मालिश भी कर सकती है, क्योंकि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो बिल्कुल ऐसे सिकुड़ा हुआ होता है, तो जब वो पैदा होता है तब भी ये चीज़ें, जॉइंट्स सब मुड़े होते हैं, तो धीरे-धीरे उनके वो जॉइंट्स सीधा करती रहें साथ-साथ। मालिश अच्छी होनी चाहिए बच्चे को, बहुत सारा पौष्टिक मिलता है बच्चे को तेल से, तेल की मालिश से, और थकावट भी होती है बच्चे को, वो एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। फिर उसको नहला के, ताकि वो चैन की नींद 3-4 घंटे सो जाए। अगर मालिश नहीं होगी तो बच्चे को ढंग से नींद नहीं आएगी, वो बार-बार चिड़चिड़ा रहेगा, उठा रहेगा। तो जो पुरानी दादियाँ करती आ रही हैं वो कंटिन्यू रखें, वो हमारी संस्कृति में बहुत अच्छी बात है, हमें वो सब कंटिन्यू रखना चाहिए। जो सौंफ का पानी वो मदर को देती थी, उबाल के पानी देती थी ताकि मदर को भी इन्फेक्शन ना हो, मदर का भी पाचन अच्छा रहे, ताकि मदर के दूध में भी कोई ऐसी एलिमेंट ना जाए जो बच्चे को गैस्ट्राइटिस करे, क्योंकि बच्चे को भी ब्लोटिंग वगैरह सब कुछ हो सकता है, माँ का दूध से ही बच्चे को वो मिल रहा है, पौष्टिकता मिल रही है। तो एवरीथिंग इज़ रिलेटेड, अगर माँ ज़्यादा मिर्ची खाएगी, तो वो भी बच्चे को ट्रांसमिट होएगी, दूध नहीं।
तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का पूरा ध्यान रखें और बाहर के लोगों को कमरे में आएँ तो जूता उतार के आएँ, हाथ धो के आएँ, बच्चे को तुरंत प्यार ना करें, जो कोविड में हमने सब चीज़ें सीखी हैं, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्फेक्शन तो ऐसे ही फैलता है ना बच्चे को। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखें। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। सबको आराम से बोल सकते हैं कि आप हाथ धो लीजिए, फिर आप बच्चा उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन ये बोलना पड़ेगा, नियम फ़ॉलो करने पड़ेंगे। एक चीज़ है डायपर। हुँ, हुँ। क्या डायपर का यूज़ सेफ है? मैंने देखा है बहुत लोग पूरा-पूरा दिन डायपर ही लगा के रखते हैं, रात को भी, सुबह भी। हाँ, सो डायपर सिर्फ़ एक सुविधा है। इट इज़ नॉट मतलब इतना हेल्दी नहीं है क्योंकि वो अगर गीला होके डायपर पड़ा है, तो बच्चा तो उस गीले में पन में ही रह गया ना, तो उसको इन्फेक्शन होगा, नैपी रैश होगा। हाँ, बच्चे को कहीं बाहर लेके जा रहे हो तो आप डायपर लगाओ, अदरवाइज़ जो हमारे पुराने ज़माने के थे कॉटन रखिए, कॉटन का वो जो लंगोट बना के रखते थे, वो ही बच्चे के लिए अच्छा है, स्पेशली फर्स्ट 2 मंथ्स में। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 7-8 महीने का हो जाता है, तब आप डायपर पहनाइए और अगर 3-4 महीने के भी आप डायपर दे रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि हाँ, गीला होते ही आपको चेंज करना है। आजकल गरीब से गरीब लोग भी डायपर पहना रहे हैं, लेकिन वो इतना अफ़ोर्ड नहीं कर पाते कि वो दिन में 4-5 बार चेंज करें। तो वो एक ही डायपर अगर लंबा टाइम तक पहनाएँगे तो बच्चे को तकलीफ़ तो होगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर सोच समझ के हर चीज़ करें। कौन-सी एज तक डायपर छोड़ देना चाहिए बच्चों के लिए? बच्चे को लड़कियाँ जल्दी सीख जाती हैं, तो आपको पता रहेगा हर 3 घंटे में जाके आप यूरिन करा लो बच्चे को, तो 7-8 मंथ्स तक तो छूट जाना चाहिए। ट्रैवलिंग के टाइम रखें अदरवाइज़ 7-8 मंथ्स तक तो डायपर छूट जाना चाहिए बच्चे का। आपने एक चीज़ बोली थी कि मदर को मिल्क नहीं आ रहा, तो ये प्रॉब्लम्स आजकल ज़्यादा हो गई है कि मदर बोलती है मुझे तो मिल्क ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो मैं कैसे फीड करूँ? फिर वो पैकेट पिलाते हैं उन बच्चे को। तो क्या रीज़न है उसका, आप दोबारा बता दें? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक किताब आती है डॉक्टर बेंजामिन की, इंडिया में भी मिलती है ऑनलाइन भी मिलती है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि कैसे मदर को अपने आप को ट्रेन करना है, पानी का क्वांटिटी एनफ रखनी है और सबसे ज़रूरी है सोचना। जो फर्स्ट हार्मोन रिलीज़ होता है वो तब जब माँ को बच्चे की तरफ भाव आएगा कि हाँ, मुझे इसको दूध पिलाना है। वो भाव इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर बच्चा माँ के पास नहीं भी हो, तो भी माँ का दूध बह जाएगा, नदी की तरह बहेगा। सो अगर माँ दूर है और बच्चा दूसरे शहर में माँ बच्चे के बारे में सोचती है, तो नदी बह जाएगी माँ की। इतना स्ट्रॉन्ग वो भाव है, तो वो भाव रखना है माँ को अपने बच्चे के प्रति। वो तभी रख पाएगी अगर माँ का भी ध्यान रखा जा रहा हो, माँ की नींद भी पूरी हो रही हो। जब कोई भी ऐसे घर में हो जहाँ पे नया बच्चा पैदा है, तो वो सबसे पहले जाके देखे कि माँ को ज़रूरत तो नहीं है। कई बार वो माँ पूरी रात जाग रही होती है और बस वेट कर रही होती है सुबह 6-7 बजेंगे तो ये बच्चा मैं किसी को पकड़ाऊँ, तो 3-4 घंटे मुझे नींद लग जाए। तो वो हेल्प भी मिल जाएगी माँ को, तो माँ खुश रहेगी, उनका भी डिप्रेशन में नहीं जाएगी। जब बच्चा 2 महीने तक नहीं होता है तभी वो स्माइल करता है। उसके पहले का जो पीरियड है वो बहुत ही कष्ट होता है क्योंकि माँ इतना करे जा रही है और बच्चा भी इतना रिस्पॉन्स नहीं देता, वो भी पहचान नहीं रहा अपनी माँ को। तो बहुत ही एक सेवा भावना से ही चलता रहता है। बट हाँ, दूसरे लोगों को मिल-जुल के करेंगे तो फिर ईज़ी रहता है। मैम बच्चों को कुछ ऐसी आदतें होती हैं जैसे सीमेंट कुरेद के खाना, पेंट खाना या नाखून अंगूठा ही चूसते रहना, तो ये क्यों होती हैं और क्या करें इसके लिए? सो इसके कारण होते हैं, जब बच्चे जैसे अगर सीमेंट खा रहे हैं या ये पेंट उतार के खा रहे हैं तो उसमें कैल्शियम डेफिशिएंसी एक कारण रहता है या बच्चे के पेट में कीड़े भी हो सकते हैं। सो कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए तो कैल्शियम सप्लीमेंट देना ज़रूरी है और इस बात को पकड़ना ज़रूरी है। आप इसको इग्नोर मत करो कि बच्चे ने ऐसा कर लिया। आपको दिखेगा आपके घर में पेंट जगह-जगह से उखड़ा हुआ है। बच्चों के नाखून चेक करो, उनके नाखून काट के रखो ताकि उनको नाखून खाने की आदत नहीं पड़े। कुछ बच्चे तो नाक का छुआ निकाल के खा जाते हैं, तो वो भी अनहेल्दी है। तो ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आपको पकड़ के बतानी है। कुछ बड़े बच्चे अपने छोटे भाई-बहन को ये बातें सिखाते हैं। तो वो मैंने खुद देखा हुआ है एयर फ्लाइट में, सामने वाला बच्चा अपनी छोटी बहन को सिखा रहा था ये खा जा एंड देन आई हैड टू स्टॉप। वो पेरेंट्स आराम से देख रहे थे कि हाँ, ये क्या हो रहा है। बट वो बार-बार करता होगा सो यू हैव टू स्टॉप। जहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ दिखे आप उसको रोकना है और जैसे बच्चे मुँह में डालते हैं अंगूठा, कई बार 2 उँगलियाँ, तो ये आदत लंबातार तक चल जाती है। ये क्यों डालते हैं? जब इनकी दूध की बोतल छूटती है। शुरू में दूध की बोतल पी रहे होते हैं, वो दूध की बोतल छूटती है तो फिर इनको जो मिलता है वो मुँह में डाल लेते हैं और इसको डालने से जो तालू की ग्रोथ होती है वो बाहर आ जाती है, दाँत ऊँचे हो जाते हैं। फिर बाद में इनको ब्रेसेस लगते हैं। कइयों के तो बहुत दिन तक नहीं छूट पाता, 5 ईयर्स 6 ईयर्स पर्दे के पीछे हो के ये करते हैं। तो रात को उठकर देखो बच्चे के मुँह में कुछ है तो नहीं, उसको बाहर निकालो। मैंने कितनी बार अपने नीस, नेफ्यूज़ के उँगलियाँ बाहर निकाली हैं कि मुँह में ना जाए और उसको बंद करके सॉक्स पहना दो या ग्लव पहना दो ताकि उसको वो हाथ मिले ना। ओके। नीम लगा देते हैं लोग ताकि जब वो मुँह में डाले हाँ, तो वो नीम का टेस्ट आए। पिटाई करना तो नहीं, चाहिए। पिटाई बिल करना उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और आप बच्चे का एग्ज़ामिन करो तो आपको दिख जाएगा कि थोड़ा गला सा हुआ है,
अलग-अलग इसमें कुछ निशान बने हुए हैं, तो ये आदतें तो छुड़ानी बहुत ज़रूरी है। और आप बच्चे को बता सकते हो कि बेटा तुम्हारे दाँत ऊँचे हो जाएँगे ऐसे, तो आप ये छोड़ो। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिल्पा, आपने इतनी सारी अच्छी इनसाइट्स दिए। आई थिंक जो लोग प्लान कर रहे हैं बेबी या जिनके न्यूबॉर्न बेबी हैं, नॉर्मल बच्चे भी हैं, वो ये देखने के बाद बहुत कुछ लर्निंग लेंगे और आई थिंक बच्चों की लाइफ बेटर होने वाली है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू सो मच एंड थैंक